वहां से उनकी सीटें कम आएंगी, सो कॉम्पेंसेशन हो जाएगी साउथ से। दैट आई थिंक इज द कैलकुलेशन। लेट्स आस्क मिस्टर अंबेकर। विनायक अंबेकर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी के। विनायक अंबेकर साहब, जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम सर, हर हर महादेव। कैसे हैं? आपको आपकी दुआ नवरात्र है की सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आपको भी बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये बताएं सर, जैसा प्रदीप जी अभी बोल रहे थे, केरल में इतनी ज़्यादा मीटिंग्स नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं, तमिलनाडु में ले रहे हैं, आंध्र प्रदेश का भी शायद साइकिल शुरू हुआ नहीं, एक दो ले चुके हैं वहाँ पे। तो साउथ से जो 220 के 225 सीटें हैं, उसमें से भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा क्या है इस बार? साउथ के जो 5 राज्य जो है। सर नंबर पे बोल नहीं सकता हूं, मगर जी। 60% तक पहुंचने का प्रयास है। 60%? जी। क्या बात है सर। मैं कहता हूं अगर 30% भी पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, इट विल बी ह्यूज। क्योंकि लास्ट टाइम आपको 28 सीटें आई थी इन 5 जी स्टेट से। जी। पिछली बार आपको 28 आई थी। इस तो बार 60। मुझे लगता है इस बार अगर आप 50 भी लेकर के आ गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी सर। जी सर। जबरदस्त हो जाएगा। क्योंकि केरल में जो प्रदीप जी तो खुद केरला से हैं, लेकिन केरला में आज तक कभी वो मतलब ही हैज नेवर लिव्ड देयर। वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेजेंस जो है वो तो शायद 1938 से 1938 से अब तक है। वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, जबरदस्त। और वहां पर जो प्रेजेंस है, अनफॉर्चुनेटली इट हैज नेवर बीन कन्वर्टेड इनटू सीट्स। आज तक कभी बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली है केरल से। 20 सीटें हैं केरल में, और हमेशा कांग्रेस जीतती आई है। पिछली बार 15 सीटें मिली थी कांग्रेस को। +4 19 दे रियली Yes, वाइट वो उनकी रूट था। मतलब 15 टू द कांग्रेस एंड 4 टुवर्ड्स एलाइज। एलाइज, यस। तो वहां पर वहां भी अगर आप जीत जाएंगे तो सर फिर कांग्रेस का क्या होगा? मतलब कांग्रेस मुक्त भारत। अंबेडकर साहब। नहीं, ऐसा कांग्रेस मुक्त भारत ये बोलने की बात अभी रही नहीं है, ना हम बोलते हैं उसको। तो हम इतना ही जानते हैं कि साउथ में हमको कंसंट्रेट करने का है, क्योंकि मैंने जैसा पहले भी आपको बताया है कि मोदी जी ने और शाह जी ने और पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट टीम है, उन्होंने पूरे मतदार संघ जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, ए, बी और सी। अभी ए में जो आते हैं उसमें 50% प्लस हम पहले से ही है, 14 में थे, 19 में थे, 50% प्लस वोट हम जमा किए थे पहले से ही, और वो कायम है। और बी जो कैटेगरी है, बी में हम सेकंड नंबर पे थे, और सी जो है उसमें हम कोई निचले नंबर पे थे। तो सी पे कंसंट्रेट करना है, ऐसा उनका निर्णय है, और प्रधानमंत्री जी सी में अभी कंसंट्रेट कर रहे हैं सब जगह। सी अंबेडकर कैटेगरी साहब, के सीट्स, हाँ बोलिए, आप कुछ बोलने वाले थे। सी कैटेगरी के सीट्स में वो खुद जाके कंसंट्रेट कर रहे हैं। वैसा तो उन्होंने एक्चुअली हमारे जैसे उनके जो हितचिंतक है, हमको भी वो जितना रिस्क ले रहे हैं वो अच्छा नहीं लगता है, मगर वो खुद के जान की भी परवाह नहीं करते हुए बड़े जोर शोर से रोड शो कर रहे हैं, और एक पब्लिक कनेक्ट करने का उनका प्रयास चालू है, ऐसा दिखता है। और वो पब्लिक कनेक्ट हो रहा है, पब्लिक उनको रिसीव करने के लिए बहुत जोर से आ रही है, उनको बहुत एंथुजियास्टिकली उनको रिसीव कर रही है। ये सब जगह ज़्यादा करके केरल और तमिलनाडु में हम देख रहे हैं। आंध्र में तो है ही पहले से, तेलंगाना में भी है, और मगर आंध्रा में पिछली बार 0 आई थी सर। नहीं, बराबर है, मगर रिसेप्शन जो है उनका, जो पब्लिक का कनेक्ट जो होना है, जी, मैं जी, जो जी। हमेशा बोलता हूं कि 2014 में मोदी जी का नाम पहुंचाना था, 2019 में मोदी जी का काम पहुंचाना था, और 2024 में मोदी जी का नाम पहुंचा है, काम पहुंचाना है, खाली उनका नमस्कार पहुंचाना है, जबकि मतदार उनको प्रतिशत दे देंगे। अंबेडकर साहब, प्रियंका गांधी ने आज कहा कि भगवान राम ने हमेशा अपने जीवन में सर्विस और डिवोशन टुवर्ड्स लोगों के प्रति, पीपल, टुवर्ड्स द पीपल, दैट्स व्हाई वी वर्शिप हिम। प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि हम लोग भगवान राम का इसलिए तपस्या वर्शिप करते हैं। वी हैव नेवर वर्शिप पावर, बोले हमने कभी पावर को वर्शिप नहीं किया। वी हैव वर्शिप पीपल हु सर्व द पीपल एंड हैव रिस्पेक्ट फॉर द पीपल। मगर मोदी जी क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स एज पर प्रियंका गांधी टू अटेन पावर के चाह में, पावर के मोह में हर लिमिट्स को मोदी जी क्रॉस कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट प्रियंका गांधी सेइंग। हाउ डू यू सी अ स्टेटमेंट प्रियंका गांधी जी का?
अभी प्रियंका गांधी जी को ग्राउंड रियलिटीज कितनी मालूम है मुझे मालूम नहीं, मगर यूपी के इंचार्ज तो उनको बनाया नहीं है, ना कि उनमें से उनके फैमिली में से कोई यूपी में से कॉन्टेस्ट करने का अभी तक कोई एक्सेप्टेंस दिया है। तो उनकी मानसिकता ये दिखाती है कि यूपी के लोगों के ऊपर उनका भरोसा उठ गया है। तो यूपी के लोग जो है वो राम भक्त है, राम का मंदिर किसने बनाया उनको मालूम है, और जो राम का पूजा करेगा उसको वही हमारे ऊपर राज करेगा, ये यूपी के लोगों की मंशा है। तो वो वास्तव में आने वाली है। और मोदी जी ने कभी पावर के लिए कुछ किया है? मोदी जी तो सर्विस करते हैं। जो चीज मोदी जी ने किया है उसमें से कोई भी चीज कांग्रेस 60 साल के उनके कार्यकाल में नहीं कर सकी है। बट आगे जाके उनके मैनिफेस्टो आप देखोगे, राहुल गांधी जी हर मंच पर राहुल गांधी जी इस मैनिफेस्टो का ध्यान लोगों को दिला रहा है कि एक झटके में मैं पॉवर्टी को यहां से निकाल दूंगा, इस देश से पॉवर्टी को क्लियर कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, राहुल गांधी जी का कहना है। एंड ही ग्लोरीफाइज द महालक्ष्मी योजना, बोले कि हर वुमन को 1 लाख रुपया हमारा कमिटमेंट है, राहुल गांधी गारंटी कि 1 लाख रुपया गरीब महिला को मिलेगा। 1 लाख नहीं, 8,500 पर मंथ, जो कभी हमने इतिहास में देखे नहीं कि कोई भी गरीब कल्याण स्कीम में इतना पैसा कोई गरीब महिला को मिला हुआ। ये कांग्रेस इज गोइंग टू डू इट, कांग्रेस करने वाली है। हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट? भले मोदी जी ने कहा कि ये सपने हैं, ये लोगों का भलाई होने वाला नहीं है। हाउ डू यू सी दैट? एक झटके में पॉवर्टी को खत्म कर देंगे। सर, एक तो वो गरीब महिला की बात कर रहे हैं, और वो गरीब महिला कितनी है पूरे इंडिया में, ये फिगर उनको यदि मालूम रहेगा तो मैं उनको नमस्कार करूंगा। वो फिगर भी उनको मालूम नहीं है। वो गांव-गांव जाके बोलती है कि गवर्नमेंट के 30 लाख जॉब है, वो मैं इमीडिएटली आपको दे दूंगा। उनको ये मालूम नहीं है कि मोदी जी गए 1.5 साल से पीएम रोजगार योजना चला रहे, जिसमें उन्होंने अभी तक 13 कैंप लगा के 10 लाख नौकरियों के पत्र खुद के हाथ से बांटे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली हो, मगर वो सब कैंडिडेट उधर सम्मिलित रहते उनके इसमें सम्मेलन में। तो 10 लाख नौकरियां तो बांट के हो गई। राहुल गांधी गए साल भर से बोल रहे कि मैं 30 लाख नौकरियां बांटूंगा, वो 10 लाख तो चली गई है, उनको अभी तक पता भी नहीं चला है। तो उनका क्या स्टडी है मुझे मालूम नहीं, उनको महिलाओं की संख्या मालूम है क्या वो मालूम नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ये मालूम नहीं, मगर इतना मुझे पक्का मालूम है कि ये कांग्रेस का राज था, जिनके प्रधानमंत्री बोले थे कि मैं जब 1 रुपया बेचता हूं तो खाली 15 पैसा गरीब के हाथ में जाता है, और 85 पैसे जो 85 पैसे है वो बिचौलिए खा जाते हैं। और एक दूसरे प्रधानमंत्री है जो कि 1 रुपए में से 100 पैसा गरीब के हाथ में जाता है, डीबीटी उसका नाम है। और साथ में मोदी जी ने ये भी कहा है, आज जो इंटरव्यू दिया है उन्होंने एएनआई को, उन्होंने ये भी कहा है कि राम मंदिर बनने से कांग्रेस के लिए मुद्दा खत्म हो गया। मोदी जी का ये कहना है कि अभी तक राम मंदिर का हवा लेकर के कांग्रेस मुसलमानों को डराती थी। ये कहती थी कि राम मंदिर बन जाएगा, देखो क्या होने वाला है तुम्हारा। अब राम मंदिर बन गया, कुछ नहीं हुआ। यही आर्टिकल 370 की रिपील की बात हुई थी कि खून की नदियां बहेंगी। भाई ये तो अब हमने भी सुना है, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि भाई देयर विल बी ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स, और ना जाने और कुछ क्या कुछ बोला था, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स जिसको आप बोलते हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या अब वो खत्म हो गया, उसका वो उसको उस पर फुल स्टॉप लग गया है सर? 100% फुल स्टॉप लग गया है सर। अभी आप प्रेस में आ रहे मुस्लिम भाइयों के जो बयान है या उनके जो निवेदन है वो आप सुनते रहेंगे, तो बहुत से मुस्लिम भाई जो कॉमन मुस्लिम पब्लिक है उनको ये मालूम पड़ गया कि बीजेपी की कोई भी मंशा या बीजेपी के साथ में जो सब संगठन है उनकी कोई भी मंशा कोई भी मुस्लिम को धक्का पहुंचाने की नहीं है। उनकी मंशा इतनी है कि जो अन्याय हुआ है उसको दूर करो। तो बेसिकली अभी मुस्लिमों की जो वोट्स है वो बीजेपी को मिलना शुरू होगा, और इस इलेक्शन से ये शुरू होगा ऐसा मुझे लगता है। बहुत से जगह पे ऐसे बयान मैंने यूट्यूब पे या चैनल्स पे सुने हैं और आपने भी सुने रहेंगे। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, एज पर प्राइम मिनिस्टर मोदी, विल चेंज, नॉट ओनली चेंज द डिग्निटी ऑफ लाइफ but will change the quality of life, not only change the dignity of life but change the quality of life।
वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना है। बोले कि 70 इयर्स के ऊपर सभी को आयुष्मान योजना में शामिल करेंगे, एवरीबॉडी। सो एनीबॉडी ओवर 70 इयर्स कैन गो टू द हॉस्पिटल डायरेक्टली एंड द स्टेट 5 लाख तक का खर्चा मोदी जी ले लेंगे। दैट्स अ फैंटास्टिक अनाउंसमेंट हमारे सीनियर सिटीजन के लिए। 3 करोड़ और घर बनाएंगे, 4 करोड़ ऑलरेडी बन चुका, 3 करोड़ और घर, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, जीरो बिल इलेक्ट्रिसिटी, ये जबरदस्त जीरो बिल इलेक्ट्रिसिटी, और आपके जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को सरकार खरीदेगी, सरकार। नाउ दीज ऑल फैंटास्टिक स्कीम्स। अंबेडकर साहब, जो मोदी साहब कह रहे हैं कि ये तो थर्ड टर्म है, बिग डिसीजन, क्या यही वो बिग डिसीजन है अंबेडकर साहब? जी, आज आपने मोदी जी ने जो ANI को इंटरव्यू दिया है वो शायद देखा रहेगा। तो मोदी जी ने उसमें ऐसा बोला है कि मैंने 15 लाख लोगों से उनकी स्टडी मंगवाई थी और भारत का विकास 2047 तक कैसा होना चाहिए, इसका जो उनके मन में जो मनसा है, उनके जो रोड मैप्स है, उस सब को मैंने कलेक्ट किया है और उसको सामने रख के हम उस 15 लाख लोगों की जो सुझाव है उसको साथ में लेके मैंने 2047 का प्लान तैयार किया है। उन्होंने दूसरी बात ऐसी बोली कि ये 2024 का इलेक्शन पूरा होने के बाद फर्स्ट 100 डेज में मैं क्या करूंगा, उसका प्लान आज मेरे हाथ पे तैयार है और मैं कोई भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि गए 60-70 साल में कांग्रेस ने बहुत टाइम वेस्ट किया है। तो मोदी जी के पास 2047 का पूरा रोड मैप तैयार है। अगले 25 साल में इंडिया कैसा होगा, उसमें पहले साल में क्या होगा, 21वें साल में क्या होगा, 22वें साल में क्या होगा, वो सब प्लान रेडी है। तो ये लाइफ जो है पूरे भारतीयों का, वो डेफिनेटली ये सुधार आने वाला है। और इस उन्होंने एक और भी बात कही है सर, इसके ऊपर जरा रोशनी डालें। मोदी जी ने यह भी कहा है कि किसी को मेरे बड़े निर्णयों से घबराने की जरूरत नहीं है। तो जब मोदी जी ऐसी बात करते हैं तो लोगों को 8 नवंबर 8 बजे 2016 याद आ जाता है सर। तो ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है क्या फिर वापस? सर, आपका सवाल पूछा नहीं, सुना नहीं मैंने, सॉरी। मैंने आपसे कहा कि मोदी जी ने ये कहा कि मेरे बहुत बड़े निर्णय आने वाले हैं, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। तो जब मोदी जी ऐसी बात करते हैं तो लोगों को 8 नवंबर 8 बजे 2016 की याद आ जाती है, यानी नोटबंदी की। तो क्या कुछ और भी ऐसे बड़े बड़े निर्णय आने वाले हैं क्या सर थर्ड टर्म? सर, उन्होंने घोषणा पत्र पब्लिक किया है, उनका रोड मैप तो किसी को पब्लिक को नहीं बताया है, और मगर उन्होंने बनाया ये तो उन्होंने खुद ये किया है, एक्सेप्ट किया है। तो बड़े बड़े डिसीजन का मतलब जो पॉलिसी में हिंड्रेंस लाते हैं, ऐसे कोई चीज रहेगी तो उसके ऊपर वो कठोरता से निर्णय लेंगे। ये तो उनके 10 साल के रिकॉर्ड के ऊपर से हम बोल सकते हैं। तो ऐसे कोई निर्णय होगा तो उसमें रहेगा वो डेफिनेटली। साथ में उन्होंने ये भी कहा है, साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति बचेगा नहीं। कहीं पर भी देश के लोगों का 2 रुपया भी किसी ने चुराया हो तो वो मैं वापस देश को दूंगा ही, ऐसा उन्होंने कहा है। तो सर आप ये बताएं, पिछले 10 साल में कहां तक सफल हुई ये सरकार भ्रष्ट लोगों को अंदर डालने में और उनका पैसा वापस करने में देश को? अंबेडकर साहब देखिए, 2 जो मंत्रालय है, एक प्रवर्तन निदेशालय है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, और एक PMLA वो चलाते हैं, जो एक्ट चलाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट का। जी, दुरुस्त बात है। बाद में सख्त वसूली संचालनालय है। तो ऐसे जो डिपार्टमेंट है उनके हाथ में, उस डिपार्टमेंट को पूरा मोटिवेट करके, आप देखा रहेगा कि गए हफ्ते में उन्होंने एक मीटिंग लिया था जिसमें ये सब जांच एजेंसी है, उनके टॉप ब्यूरोक्रेट्स जो है उनके साथ उन्होंने बात किया। जो बात मैंने भी सुना है उसमें उन्होंने उनको बोला कि हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमको गाली मिलने वाली है, मगर जनता जो है, जनता इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करती है और जनता को ये मालूम है कि कौन आदमी कहाँ पे पैसा खाता है और ये अपना पैसा है। ये जागृति जो है
वो भारत की जनता में आई हुई है। तो ऐसे लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, ना आपने छोड़ना है, ऐसा उनका है। ना मैं खाने दूंगा, ना मैं खाऊंगा, ये तो उनका पहले से ही एक बोध वाक्य रहा है और उसी के ऊपर वो चलते हैं। अभी सक्सेस की जो आप बात करते हैं, तो ये जो ईडी है, ईडी के जो कार्य कक्षा है, वो कार्य कक्षा में जो काम बैठता है वो उन्होंने 100% किया है, ऐसा मेरा कहना है। और उसका जो आंकड़ों में जो है उसमें कम से कम मेरे हिसाब से 300 गुना बढ़ोतरी उनके काम में आई सर हुई है। ज्यादा हुई है, ज्यादा हुई है। 1.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति पिछले 10 साल में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अटैच करी है। 1.5 लाख करोड़। उसके पहले आई थिंक इट वाज जस्ट अबाउट 5,000 करोड़ और 6,000 करोड़। This time it is over 1,50,000 crores, so that's huge. Now we don't know, because that property will only be auctioned or sold or whatever for the money to be used by the state after the trial is over, not right now. But the fact is it has been attached. On that there is no doubt. इसके ऊपर कोई doubt नहीं। Correct. ये सर प्रोविजनल अटैचमेंट रहता है जी। जिसके हिसाब से वो प्रोविजनल अटैचमेंट इसलिए करके रखते हैं कि जब तक केस का डिसीजन आता नहीं और वो आदमी जो है उसकी भ्रष्टाचार सिद्ध होती नहीं, तब तक वो प्रॉपर्टी को Correct. कुछ नहीं कर सकता है। Correct. जब किसी का डिसीजन लग गया तो उनको फिर राइट प्राप्त होता है कि उसमें से जो वसूली कोर्ट ने मंजूर की है वो वसूली उस प्रॉपर्टी को बेच के वो कर सकते हैं। ऐसे भी केस है, जैसा आपने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट की बात सुनी रहेगी, तो 17,500 करोड़ रुपया मल्ल्या, नीरव मोदी ऐसे जो लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी अटैच की थी वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट में, और 17,500 करोड़ रुपए का एक साल पहले का फिगर है जो प्रॉपर्टी सेल करके बैंकों को उन्होंने पैसा दिया है। Wonderful. अंबेडकर साहब, आर्टिकल 370 अमित शाह जी का कहना था। अमित शाह जी का कहना है कि आर्टिकल 370 कांग्रेस was always against आर्टिकल 370 एब्रोगेशन। बोले वोट बैंक पॉलिटिक्स ने कांग्रेस को इस चीज के खिलाफ काम करने का हमेशा प्रेरणा दिया है, तुष्टिकरण। तो आगे जाके नॉट ओनली आर्टिकल 370, इट सेज नॉर्थ ईस्ट में कोई पॉलिसी नहीं था। इंडियन नेशनल कांग्रेस नेवर हैड अ पॉलिसी ऑफ नॉर्थ फॉर नॉर्थ ईस्ट। उनका एक ही पॉलिसी था, डिवाइड डिवाइड डिवाइड। अभी मोदी जी, अमित शाह जी का कहना है मोदी जी का पॉलिसी है डिवाइन डिवाइन डिवाइन। 6,600 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, दैट्स व्हाट अमित शाह सेड अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी। और आगे जाके मोदी जी ने खुद अनाउंस किया कि मैं ईस्ट से बुलेट ट्रेन भी शुरू कर दूंगा। नाउ ऑल दीज आर फैंटास्टिक डेवलपमेंट्स, बट ये क्या ये सत्य है कि कांग्रेस वाज अगेंस्ट ऑब्लिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 बिकॉज ऑफ तुष्टिकरण, वोट बैंक पॉलिटिक्स? अंबेडकर साहब, कांग्रेस का जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली कांग्रेस ने ही तैयार किया है। फारूक अब्दुल्ला और उसके पिताजी शेख अब्दुल्ला, ये सब नेहरू के करीबी लोग थे, गांधी फैमिली के करीबी लोग हैं। और शेख अब्दुल्ला को खुश करने के लिए नेहरू जी ने ये कांग्रेस का मसला कभी भी सॉल्व होने नहीं दिया। तो आर्टिकल 370 क्या था? आर्टिकल 370 सर्टन 3 फैमिलियों के लिए एक अच्छा सेपरेट स्टेट तैयार करके उन्होंने दिया था। और वो 3 फैमिली के तरफ से उनको इतना ही चाहिए था कि वो उनका एलिजेंस नेहरू जी के साथ, कांग्रेस के साथ रखे। तो ये सत्य है कि उन्होंने 60-70 साल उनको पूरा वो स्टेट यूज करने दिया, जबकि उनका झंडा अलग था, उनका राज अलग था, उनको कोई इंडिया का कानून एप्लीकेबल नहीं होता था। और उन्होंने उधर से हिंदुओं को बाहर ढकेल दिया और कोई भी बाहर के आदमी को उधर प्रॉपर्टी लेने से बंदी रखा था। तो आर्टिकल 370 जब से गया है तो कश्मीरी लोगों को ये मालूम हो गया कि टूरिज्म में बढ़ावा हो गया, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ावा हो गया। भले पंडित उधर जाने के लिए डरते हो, मगर पंडितों के लिए भी कुछ फैसिलिटी उन्होंने हमारे गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया। और सबसे बढ़िया बात जो है, कश्मीर में रहने वाले वो बाहर नहीं गए, जो दलित लोग हैं उनको इक्वालिटी लाके दिया, जो कि सबसे बड़ी बात है। और वो सब लोग खुश है। तो ये जो अमित शाह जी बोलते हैं वो 100% सही है कि कांग्रेस का इंटरेस्ट था कि एक सेपरेट स्टेट बना रहे जिसका एलिजेंस खाली कांग्रेस गांधी फैमिली के पास रहे। अंबेडकर साहब, ये तो पॉलिटिकल बात हो गई। अगर ग्राउंड रियलिटी पर जॉब्स की बात करें, नौकरियों की बात करें, इंडस्ट्रियल इनपुट यानी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की बात करें, व्हेन विल वी सी दैट
कि देयर विल बी जॉब्स क्रिएटेड, देयर विल बी अ ह्यूज इकोनॉमिक बूम, हर जगह पे फैक्ट्रीज लगेंगी, हर जगह पे इंडस्ट्री खुलेगी, रिटेल विल गो अप। क्योंकि अभी भी अगर आप देखें मॉल्स वगैरह में जाकर के देखें, quite a few showrooms have closed down. People have shut shop and have gone away. So when will that turn around, sir? Ambedkar sahab. बेसिकली इंडियन इकोनॉमी इज अलाइंड विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। जब वर्ल्ड में रिसेशन चलता है तो इंडिया को उसका इफेक्ट होगा। खाली इंडिया के पास सेफगार्ड एक ही है कि इंडिया इज ए कंजम्पशन इकोनॉमी। इंडिया में खुद का कंजम्पशन जो है वो 70% ऑफ द जीडीपी तक हो सकता है। तो जितना खुद के कंजम्पशन के ऊपर इंडिया चलती है उतनी चलेगी, मगर जब तक वर्ल्ड इकोनॉमी ये सुधरेगी नहीं तब तक इंडिया अलोन उसको सरपास करके इतना ही जा सकती है जितना अभी गई है। तो ऐसा इंडिया का पूरा भरभराट कैसे हो जाएगी, ये सवाल जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। और वर्ल्ड के जो इकोनॉमी की जो साइकिल्स है उसमें अभी मंदी का साइकिल चल रहा है जो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। तो इंडिया का भी अच्छा दिन आएंगे और तब तक मोदी जी खुद को आत्मनिर्भर बना लेंगे, जिसके हिसाब से अपना इंपोर्ट कम हो जाएगा और मोदी जी खुद को कॉम्पिटिटिव बना देंगे, जिसके हिसाब से इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जैसा कि आपने डिफेंस में देखा है 2014 में हम 1700 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते थे, आज 2024 में हम 17,000 करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उस पर पूरा कंसंट्रेशन किया है। तो ये सब इकोनॉमिक साइकिल की बातें हैं जो मोदी जी के हाथ में नहीं है, ना किसी पार्टी के हाथ में है। जो जैसा वर्ल्ड के साथ हमारा इकोनॉमी अलाइन होने से जैसा वर्ल्ड का मंदी जो है, तो अंबेडकर साहब ये बताएं तो कोई आवर कंट्री विल बी द फर्स्ट टू गेट प्रॉस्परस। तो जहां तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों का प्रश्न है वो कब नीचे आएंगी सर? I mean, on an average, all over the country, petrol is selling at around 100 rupees, diesel is selling at around 90. In Mumbai, for example, petrol is at 106 rupees. So, when will that come down? Ambedkar साहब। सर बेसिकली जो ग्रीन फ्यूल की बात हो रही है मोदी जी की तरफ से, जिसमें आप जो बोले कि जो अश्म युग का जो ईंधन है, मतलब जीवाश्म का जो ईंधन है उसको कम करके ग्रीन एनर्जी पे जाएंगे। तो उस ग्रीन एनर्जी का अभी जो टारगेट रखा है उन्होंने वो 40% का रखा है, अभी 20% तक हम आए हैं। तो उसमें इथेनॉल रहेगा, बाद में हाइड्रोजन रहेगा, ऐसे जो पर्याय है उसके लिए वो सब पर्याय ढूंढे जा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बहुत बड़े छूट दिए हैं, बहुत बड़े उसके लिए बढ़ावा देने के लिए काम किया है। तो ऐसे जो प्रयास है जिसके तरफ से हमारा ये जो फॉसिल फ्यूल है उसके ऊपर का डिपेंडेंस कम होते जाएगा, तो हम अच्छी तरह से उसको काउंटर कर सकेंगे। वो फ्यूल के ऊपर का डिपेंडेंस, इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर का डिपेंडेंस जब कम होएगा तब हम अच्छी तरह से। सर ये बताएं, बीजेपी इस बार 370 पार या 200 पार या 150 पार? हम 370 पार और एनडीए 400 पार। एनडीए 400 पार और आप 370 पार। वाह, फैंटास्टिक। आई वुड लव टू सी दैट। In spite of the fact that you peaked in most of the northern states, as I keep telling everybody, हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में आपकी 100% सीट्स आई हैं सर, 100%। हिमाचल प्रदेश में 100%, आप 100% से ज़्यादा ले नहीं सकते, वहाँ से तो कमी होगी अगर होगी तो, या 100% वापस आएंगी, दोनों में से एक चीज़ होगी। मध्य प्रदेश में सिर्फ आपकी एक सीट नहीं आई थी, कर्नाटक में भी आपकी सिर्फ एक सीट नहीं आई थी, बाकी सीटें आपकी थी। तो सीटें आएंगी कहाँ से? बाकी 370 मतलब कहाँ? फ्रॉम केरला एंड फ्रॉम तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। इज दैट वेयर यू एक्सपेक्टिंग देम टू कम फ्रॉम? सर बेसिकली हमारा जो सर्वे है उसमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बाद में तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, ये सब चीज जो है, ये सब राज्य जो है उसके ऊपर कंसंट्रेशन है बड़ी पैमाने पे। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपने प्रशांत किशोर जी को सुना रहेगा तो वो भी बोल रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी इस बार तृणमूल कांग्रेस से ज्यादा आएंगी, क्योंकि जो राज तृणमूल कांग्रेस ने उधर किया है तो उसके पब्लिक जो है वेस्ट बंगाल की वो त्रस्त है। तो ये सब चीजें जो है, there are 42 सीट्स इन वेस्ट बंगाल, आपकी पिछली बार 18 आई थी, इस बार कितनी आएंगी आपके मुताबिक? 25 का टारगेट रखा है सर मिनिमम। वाओ। और लेकिन कर्नाटका सर, कर्नाटका यू वन प्रैक्टिकली ऑल द सीट्स, you did not win just one seat last time.
आंध्र प्रदेश में आपकी 0 आई थी, केरल में आपकी 0 आई, तमिलनाडु में आपकी 0 आई, तो दिस इज द कैचमेंट एरिया। तेलंगाना में आपकी 4 सीटें आई थी, तो ये जो 3-4 स्टेट्स हैं यहां पर आप शायद इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमने अभी बोला था, वैसे मोदी जी खुद इन राज्यों पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, और मोदी जी और उनकी पूरी टीम जो है, इलेक्शन मैनेजमेंट टीम, उन्होंने पूरा इसका स्टडी करके उसके ऊपर प्लानिंग रणनीति बनाई है, जिसका सक्सेस मिलेगा। और चलते चलते सर यूपी में, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। पिछली बार आपको 64 आई थी, 64 आई थी। गए बार 64 आई थी, इस बार 70 का टारगेट है सर। मगर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 80 पकड़ो, 80 सीट्स गारंटी है। योगी आदित्यनाथ इसे 80 सीट्स में लेके दूंगा आपको। ये सर लीडर का काम है। अंबेडकर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू। नमस्कार सर, नमस्कार, जय सिया राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर। So where will the seats come from? I mean, from Kerala, how many seats do you expect the BJP will get out of 20? जो मेहनत कर रहे हैं सर, इतना मेहनत मैंने कभी नरेंद्र मोदी जी केरल में लगातार, लास्ट टाइम द 2019 इलेक्शंस he was in West Bengal, and West Bengal unexpectedly he got 18 seats. 18 seats and out of it was 42. from 3 or something. 3 से 18. That was a quantum jump. Now you can expect that kind of a miracle with Kerala. The way वो फोकस कर रहे हैं, इश्यूज लेके जा रहे हैं, और जब कैंडिडेट्स को उन्होंने प्लेस किए पूरे 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, that's fantastic. But the only problem is, as far as Uttar Pradesh is concerned, we'll ask Mr. Manish Singh that. Manish Singh जी इस वक्त हमारे साथ हैं कि भाई वो उधर तो वो राजपूत और ठाकुर सब इकट्ठे हो रहे हैं, उन्होंने तो कसम खा ली है कि हम बीजेपी वोट नहीं देंगे। लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू मनीष सिंह साहब। मनीष सिंह साहब